नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश फेस टू फेस विद शाहीन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार फेस टू फेस विद शाहीन में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजहर अली। जी हाँ, ये पेशे से अधिवक्ता हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर हमसे ये चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप आए और हमसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैंड एशियन न्यूज को और साथ में सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं आज यहाँ पर हूँ। सर, मैं आज जानना चाहती हूँ कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके पापा मम्मी, आपके माता पिता ने काम किया है, उनसे कितने प्रभावित रहे हैं आप अपने जीवन में? हमारा पहला स्कूल हमारा घर ही था, जहाँ हमने शिक्षा पाई कि कैसे समाज में कैसे जीना है, हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें समाज के साथ में लेकर चलना है, कैसे दुखी लोगों की मदद करना है, मजबूरों की मदद करना है, मजलूमों को हक दिलाना है। ये हमने अपने माँ बाप से सीखा और हमारे माँ बाप सामाजिक और धार्मिक सभी तरीके से लोगों के साथ जुड़े हुए थे और लोगों के दिलों में थे। और आज उनका बहुत ही जो नाम है उसको भी हमको उनका नाम मिला है। यानी आप मानते हैं पहला विद्यालय जो कहते हैं माता पिता, उनसे आप प्रभावित हैं। आप छात्र नेता भी रहे, अपने स्कूली शिक्षा दीक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं। मैंने अपना प्राथमिक शिक्षा नेशनल पब्लिक स्कूल फरीदनगर में किया और यहाँ विगत 40 वर्षों से हम निवासरत हैं। और हमारे जो कॉलेज हुआ वो साइंस कॉलेज और दुर्ग में, और हमने जो लॉ की परीक्षा की उसमें हमने कल्याण कॉलेज भिलाई में हमने लॉ किया। उसके बाद हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया और उर्दू में हमने जामिया उर्दू अलीगढ़ से माहिर इक्वल टू बीएड और उसके बाद कामिल और मौलिम जो इक्वल टू बीएड है उर्दू में ग्रेजुएशन किया। और आईटीआई किए हमने टीकमगढ़ से। उसके बाद में अप्रेंटिसशिप किए सिंप्लेक्स कास्टिंग से। ये हमारा एजुकेशन रहा। आपका छात्र नेता का जीवन रहा है जी। तो हमने कल्याण कॉलेज और साइंस कॉलेज में छात्र जीवन व्यतीत किया। उसमें वहाँ पर छात्रों के हित के लिए हमने एक छात्र एकता समिति बनाई थी, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री बद्रुद्दीन कृषि संरक्षक थे। जहाँ छात्रों के हितों की बात आती थी वहाँ छात्र आंदोलन करते थे, छात्रों के लिए हक की मांग करते थे और छात्रों के हितों के लिए संघर्षरत रहे हैं। सर, आपका एक संगठन भी रहा है, कह सकते हैं समिति ABNS। ये किस तरह की समिति है और ये किस तरह का कार्य करती है? ये एक हमारे भाई हैं सैयद अजमत अली, जो कि मेरा जुड़वा भाई हैं। एडवोकेट सैयद अजमत अली रायपुर में एडवोकेट रहे हैं और उनकी सोच है कि अखंड भारत और एकता के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म को ही राजनीति का क्षेत्र मानकर आगे बढ़ते हैं। तो उससे परे हटकर हमारे भाई की सोच थी कि हम सभी समाज के लोगों के साथ, सभी समुदाय के लोगों के साथ, सभी वर्ण के लोगों के साथ, सभी जाति के लोगों के साथ, सभी क्षेत्रीयता के, अलग अलग क्षेत्रीयता के लोगों के साथ एक करके एक प्लेटफॉर्म में लाके सामाजिक राष्ट्र हित में काम करें और समाज के विकास और कल्याण के लिए काम करें और मजबूरों की मदद करें और मजलूमों को उनका हक दिलाएं। इसलिए हमने एक अखंड भारत की और एकता कायम रखने के लिए प्रयास करके एक संगठन बनाया। आप पेशे से अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता होकर आपने किस तरह का कार्य किया है? जैसे आपने विधिक साक्षरता एक शिविर होता है, जब आपने लगाया, किस तरह लोगों की मदद? विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से हम लोगों को विधि के प्रति जागरूकता फैलाए हैं और यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक हम जाके शिविर का आयोजन करके लोगों को लाभ पहुँचाए हैं। मेरा ऑफिस चिंताराम चौक में, राजेंद्र प्रसाद चौक में है, अली चैम्बर के नाम से। वहाँ मेरे साथी वकील हैं जो कि निःशुल्क रूप से हम विधि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिसको न्याय की ज़रूरत है, उसको अगर गरीब है और मजबूर है तो उसको निःशुल्क सुविधा देते हैं, न्याय की जानकारी देते हैं और केस भी फ्री में लड़ते हैं। ये तो थी बात आपके छात्र जीवन की, ये छात्र नेता की और आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की। अब हम राजनीति को लेकर आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आप का रहना फरीदनगर वार्ड 11 में होता है और वहाँ किस तरह की राजनीति है और कैसा परिप्रेक्ष्य है वहाँ का, जैसे आप बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्य भी वहाँ करते हैं? जी, फरीदनगर बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे सभी धर्म जाति के लोग भी निवासरत हैं और यहाँ हम लगभग 40 वर्षों से निवासरत हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे माँ बाप का यहीं पर निवास रहा है और लोगों से संबंध में 40 सालों में
बहुत करीबी संबंध बन गए हैं, समाज सेवा के रूप में सामाजिक रहे हैं, तो सभी घर आना जाना है और सभी के दिलों में हमारे माता पिता वास करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत प्यार मिलता है फरीदनगर वासियों से। और हम सभी के सुख दुख में हम लोग भी उनके साथ एक कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। फरीदनगर की जनता हमेशा से कुछ बदलाव चाहिए और एक नए चेहरे को ही हमेशा मौका देने का कार्य करी है। आप पार्षद की दावेदारी के लिए अपने आप को कितना तैयार मानते हैं, जो आप वार्ड में करना चाहते हैं? फरीदनगर जो पार्षद रहे हैं पिछले इस साल कांग्रेस के इस जो सत्र में कांग्रेस का पार्षद है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उसके पूर्व में फरीदनगर की हमेशा उपेक्षा हुई है और हम ये चाहेंगे कि फरीदनगर का विकास हो। और फरीदनगर में अगर कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की रीति नीति से हम प्रभावित हैं और हम कांग्रेसी रहे हैं और कांग्रेसी पृष्ठभूमि हमारी रही है और कांग्रेस की विचारधारा और उसकी रीति नीति से प्रभावित होने की वजह से कांग्रेस ने हमें जिम्मेदारी भी दी वैशाली नगर की। तो अगर कांग्रेस के आला कमान हमें मौका देते हैं और तो हम जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और साबित करेंगे कि हाँ, फरीदनगर को एक आदर्श वार्ड बनाएं और यहाँ का जो विकास है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उसका पूरा लाभ फरीदनगर वासियों को दें। लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े हैं और देखा जाए तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के आला कमान अगर आपको समझते हैं या आपको देना चाहें तो आप उससे ना नहीं करेंगे, आप बोलें। आप फरीदनगर की समस्याओं को जो मूलभूत है, कैसी मांग है वहाँ के लोगों की और कैसे दूर करेंगे? फरीदनगर में सड़कों का प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है और फरीदनगर वालों को अभी फिलहाल में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य का है। कोरोना से संबंधित साफ सफाई के अभाव में डेंगू और जो भी है कोरोना सैनिटाइजर की कमी की वजह से जो है, तो ये सब अगर आप संवैधानिक पद में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। बाकी लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव होने की वजह से हम लोगों को जागरूकता शिविर लगा के जागरूक कर रहे हैं और आगे अगर संवैधानिक पद में आते हैं तो कोशिश रहेगी कि फरीदनगर के वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से सुविधा उपलब्ध किया जा सके। वर्तमान में अभी नगरीय निकाय चुनाव की चर्चा सरगर्म है और आगामी दिनों में संपन्न भी किए जाएंगे। तो बीजेपी का ऐसा मत है या बीजेपी का ऐसा कहना है कि कांग्रेस मुक्त प्रदेश या भारत बनाना है और एक दलगत राजनीति को ही बढ़ावा देना है, तो क्या मानते हैं? अभी जो बीजेपी का सपना है वो धरा का धरा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सी राज्यों में चुनाव हुआ और वहाँ पे जो हिंदू धर्म के नाम से आप राजनीति कर रहे हैं वो उसमें उनको मुँह की खानी पड़ी। और अभी मोदी जी का चेहरा भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि विकास तो दिखाई दे रहा है, विकास हुआ नहीं है। और जो धर्म है, धर्म की राजनीति लंबी होती है ऐसा योगी जी का कहना है, लेकिन धर्म अगर किसी को भूखा है तो उसको धर्म का पाठ पढ़ाएंगे तो उसका अपमान है। यहाँ हमको विकास चाहिए, हमको कल्याण चाहिए और पब्लिक साक्षर है, जान चुकी है, जाग चुकी है, अब उनका जादू नहीं चलेगा। और यहाँ पे भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले सालों में इसी तरीके से काम करते रही तो बीजेपी का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। बल्कि हम छत्तीसगढ़ को और आने वाले समय में भारत को भी बीजेपी मुक्त करेंगे। राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन लोगों को कितना मिल रहा है, उसका लाभ कितना ले रहे हैं लोग? सरकार की तो कई सारी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जो भूपेश सरकार है, जो कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रही है। ये स्पेशली अभी कोरोना काल में हमको स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में काम कर रही है। जो मोबाइल जो मेडिकल चल रहे हैं, जो बसें चालू की गई हैं, उसके माध्यम से गांव-गांव गली-गली में स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है और लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह गवर्नमेंट में आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल आ रहे हैं। और जो गरीब क्षेत्रों में भी जो स्लम बस्ती है वहाँ भी लाया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाया जा रहा है, जिससे कि एजुकेशन अच्छी हो, गरीब बच्चे भी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। और जो रोजगार का है, नरवा गुरवा बाड़ी जो स्लोगन दिया गया था, उस पर भी अमल हो रहा है और बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार के लिए, जैसे कि पुलिस वगैरह में महिला आरक्षक और बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, तो लोगों को रोजगार किसी बहाने मुहैया किया जा रहा है। अब बात करेंगे कोरोना महामारी की कि बीते 1.5 साल से कोरोना ने लोगों को काफी परेशान किया है। कई अपनों ने भी सामने में दम तोड़ा है, ऐसे हालात बने थे।
कोरोना को लेकर के भी राजनीति सरगर्म है, जैसे वैक्सीन लिया जाए, वैक्सीन को लेकर के भी राजनीति है, क्या कहना चाहिए? ये बात सच है कि वैक्सीन को भी लेकर राजनीति हो रही है। सभी अपना अपना श्रेय लेने में लगे हैं कि हमारे द्वारा मुफ्त में दी जा रही है, मुफ्त में दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जागरूक है और ये समझने में सक्षम है कि हाँ, हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है, हमें ठीक से वैक्सीन मुहैया नहीं कराई जा रही। और जो छत्तीसगढ़ शासन है प्रयासरत है और सराहनीय कार्य है, और हम दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ के लोग इंटरेस्टेड हैं और वैक्सीनेशन लगाने भी जा रहे हैं, और जो भी रोस्टर आते हैं वो मुहैया कराए जा रहे हैं। वार्ड 11 फरीदनगर से दावेदारी करने का मन आपने बनाया है, क्या अपने वार्ड के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे अगर वो आपको चुन कर लाते हैं? अगर मुझे मौका मिला और लोगों का प्यार मिला और विश्वास रहा तो मैं विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, और मैं फरीदनगर को ऐसा वार्ड बनाऊंगा कि छत्तीसगढ़ में एक आदर्श वार्ड बने, भिलाई नगर निगम का ऐसा वार्ड बने कि लोग मिसाल दें, और यहाँ जो सड़क जो बदहाल है, खस्ताहाल है, उसको सुधारा जाएगा। जो नाली वगैरह की समस्या है और जो लोगों की मूलभूत समस्या हैं उनको भी ध्यान देखा जाएगा। मैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल का समय चल रहा है, सभी वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना काल के इस तीसरे लहर से बचने के लिए सभी मास्क पहनें और फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें और लोगों को जागरूक करें ताकि इससे बचा जा सके। सर, आप ABNS संस्था से हैं। बीते साल जो कोरोना महामारी लोगों पर हावी थी और उससे जूझ रहे लोगों के लिए किस तरह से ABNS संस्था ने काम किया है, क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए कर पाए? ABNS एक टीम है जो कि पूरा छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, ख़ासतौर से दुर्ग जिले में अच्छा काम किया है, जिसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं अकेला सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा मिलकर एक नाम बनाया और ऐसा काम किया कि जिसके चर्चे हर गली में हैं। ABNS टीम के द्वारा शहर में गरीब लोग को, साथ साथ जो अमीर लोग हैं कोरोना काल में फंसे हुए हैं, लोग निकल नहीं पाए घर, उनको समय समय पर राशन, सब्जियाँ और मास्क, सैनिटाइज़र मुहैया कराया गया और उनकी मदद की गई जिससे गरीब हो सकता है। और कोरोना काल में जो लोग बीमार थे और वो चाहे पूरे भिलाई के थे, चाहे वो गरीब हो या रईस, और जिनको सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे या हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे और उनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा था, तो उनको डॉक्टर की सलाह से घर में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया गया, निःशुल्क रूप से उसको उपलब्ध कराया गया। और बिना जाति धर्म देखे सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को, और गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया गया। और सैनिटाइज़र के साथ साथ फल, सब्जी ये सब बांटा गया। और सिलाई मशीन वगैरह भी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि एक लहर के बाद जो लोगों के जो आर्थिक स्थिति थी वो टूट गई, लोगों के घर में जीना दुर्भर हो गया, तो लोगों को हमने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को छोटे छोटे वेंडर्स को छोटे रोजगार देने के लिए पैसे उपलब्ध कराए। उसके साथ साथ में हमने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और मशीनें भी वितरित की गई, सिलाई मशीनें। तो हमने हर तरीके से प्रयास किया कि समाज में एक मुख्य धारा से लोगों को जोड़ा जा सके।
सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो आए और कई सारे सवालों के जवाब हमको दिए। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एशियन ग्रैंड न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे मौका दिया जनता के सवालों का जवाब देने के लिए। फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा, फिर मैं हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम फेस टू फेस विद शाहीन के आज के हमारे मेहमान थे अजहर अली, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं। कई सारी खूबियां उनके अंदर हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेंगे और अगली कड़ी में फिर हम एक नए चेहरे के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।